हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2 और हम इसमें डिस्कस करने वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो एस ब्लॉक पर मैंने पहले बना दिया है, उसको आप देखिए। तो बच्चों देखते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, किन चीजों पर हमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, और ये एस ब्लॉक का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों शुरू करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन उन कंसेप्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी कैटायन के साइज पे डिपेंड करते हैं। साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों उसके सॉल्ट ज्यादा हाइड्रेटेड होने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल देखिए, तो आयनिक साइज बेरियम का सबसे ज्यादा है, बेरिलियम का सबसे कम है। तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी और बेरियम की सबसे कम होगी। ये मैंने एल्कली मेटल में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड है, तो बच्चों ये ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अपने पास रखेंगे। दे आर मोर हाइड्रेटेड रेदर देन बेरियम और स्ट्रोंटियम। ठीक है, और अगर बच्चों इनकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं NaCl और KCl यानी एल्कलाइन मेटल के हैलाइड के साथ, तो इनका हाइड्रेशन उतना नहीं होता है जितना एल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। रीजन वही है साइज का। ठीक है, Mg का साइज छोटा है, Na का साइज बड़ा है, K का साइज बड़ा है, C का साइज छोटा है। तो जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। कंसेप्ट क्लियर। फ्लेम टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये टेस्ट हमने जो है एल्कली मेटल में भी डिस्कस किया था, इसी तरह जो है यहाँ भी डिस्कस किया था। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, यानी ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं फ्लेम टेस्ट में। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों, एक तो दोनों का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में नहीं जा पाते। लेकिन बाकी एलिमेंट जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये सारे के सारे फ्लेम टेस्ट में एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम की बात करें तो बच्चों ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम की बात करें तो क्रिम्सन रेड, मोस्ट ऑफ रेड होता है, और बेरियम की बात करें तो एप्पल ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, सबसे पहले ऑक्साइड देख लेते हैं। बेरिलियम केवल ऑक्साइड बनाता है, बाकी एलिमेंट ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड भी बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखना आपने, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम परऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड बेरियम परऑक्साइड। लेकिन बेरिलियम केवल और केवल ऑक्साइड बनाता है। अब बच्चों इनके ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेरिलियम ही एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक होता है और साथ में कोवलेंट नेचर का होता है। लेकिन बच्चों अगर बाकी सारे ऑक्साइड की हम बात करें तो दे आर बेसिक और आयनिक। ठीक है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं और आयनिक होते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि इनमें से बेसिक ऑक्साइड का ऑर्डर क्या होगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बेसिसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब बेरियम के ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे बजाय Mg के। तो ऊपर से नीचे आने पर जो बेसिसिटी है ऑक्साइड की वो बढ़ेगी। ध्यान रखना आपको, बेरियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, कोवलेंट का है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अगेन ये जो है MOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी सारे के सारे हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और अगर मैं हाइड्रोक्साइड की कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कस करूं जैसे सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, तो बच्चों ये इंक्रीज होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी ऊपर से नीचे आने पर बेसिसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एज वेल एज सॉल्युबिलिटी तीनों चीजें बढ़ेंगी। ध्यान रखना। ठीक है, तो Mg जो है MgOH कम बेसिक होगा, BaOH ज्यादा बेसिक होगा। BaOH को तोड़ना मुश्किल होगा, MgOH तोड़ना आसान होगा। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है बजाय MgOH के। ध्यान रखना, तीन प्रॉपर्टी है ना,
सॉलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक नेचर। क्लियर कंसेप्ट। इसके पीछे अगर हम बात करें कि क्या रीजन है बच्चों, तो देखो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है ज्यादा, मच मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। और बच्चों अगर लैटिस एंथैल्पी जो है कम होती है तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, आसानी से वो सॉल्ट टूट जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। जहां हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इट इज एम्फोटेरिक, ध्यान रखना है बच्चों, है ना, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है और ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एल्कली और एज वेल एज एसिड, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बिराइलेट आयन बनाएगा और एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इस तरह का एक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का ध्यान रखना बच्चों, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही इसके एम्फोटेरिक होते हैं। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है हैलाइड्स। अगर मैं हैलाइड की बात करूं तो ये जो है MX2 टाइप के हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। सारे हैलाइड एक्सेप्ट बेरिलियम आर आयनिक, आयनिक होते हैं, लेकिन जो बेरिलियम के हैलाइड है वो बच्चों कोवलेंट नेचर के होते हैं और कोवलेंट होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सीधी सी बात। अब बच्चों बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आते हैं कि ये सॉलिड फेज में कैसा होगा और वेपर फेज में कैसा होगा, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं, ठीक है, वो ऐसा होता है BeCl2, ठीक है। बेरिलियम पर जो है टोटल अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, ठीक है। और बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं वो क्या होते हैं, लिविस एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे अगर देखें तो बच्चों बेरिलियम क्लोराइड जो है सॉलिड फेज में, ये देखो मैंने लिखा है सॉलिड फेज, आगे भी सॉलिड फेज, ये बच्चों सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि सॉलिड फेज में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सॉलिड फेज में ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि हर क्लोरीन जो है इस तरह बेरिलियम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो ये जो क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम की तरफ आते हैं और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं BeCl2 की बात करूं तो यहाँ पे BeCl2 का जो स्ट्रक्चर है और हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp और दिस इज लीनियर, ध्यान रखना ना, BeCl2 की बात कर रही है। लेकिन बच्चों अगर सॉलिड फॉर्म में BeCl2 इस पॉलीमरिक फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पर B का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ये होता है बच्चों टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल याद रहेगा क्योंकि 4 बॉन्ड आ गए, ठीक है, और 4 बॉन्ड आने से जो है sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। कंसेप्ट क्लियर। तो ये सॉलिड स्टेट में पॉलीमरिक की फॉर्म होता है, लेकिन अगर हम इसको हीट करें तो ये वेपर फेज में आ जाता है। तो वेपर फेज में ये केवल डाइमर बनाता है, देखो दिस इज कॉल्ड गैसेस एंड वेपर फेज। तो वेपर फेज में डाइमेरिक फॉर्म की होगा, देखो Cl जो है बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये डाइमर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हीट करें और टेम्परेचर कितना पहुंचा दे बच्चों, अगर 1200 केल्विन पहुंचा दे तो ये केवल मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाता है, केवल BeCl2 रहने वाला है। तो सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर, कम टेम्परेचर पर ये डाइमर, लेकिन वो वेपर फॉर्म है। लेकिन टेम्परेचर अगर और बढ़ाएं तो बच्चों जो है वो BeCl2 अलग हो जाते हैं दोनों यूनिट और वो सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ध्यान रखना। लेकिन वेपर फेज में वो डाइमेरिक और मोनोमेरिक दोनों फॉर्म में रहने वाला है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनके हाइड्रोलाइसिस की, है ना, हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस की, तो बच्चों जो बेरियम है उसका हाइड्रोलाइसिस कम होगा। और यानी बोलने का मतलब यह है कि अगर आयन का साइज छोटा है तो आसानी से वो हाइड्रेट बना लेगा, और आयन का साइज अगर बड़ा है तो उसका हाइड्रेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है, देखो MgCl2 के साथ 8 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, इसका मतलब इसका हाइड्रेशन आसानी से हो रहा है या इजी हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर BaCl2 की बात करें तो देखो इसके साथ केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट हैलाइड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 तरह के सॉल्ट के हम डिस्कस करेंगे, कार्बोनेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट और नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है बच्चों।
इन तीनों के बारे में दो चीजें पूछी जाती है, एक इनकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है और एक इनकी सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, तीन सॉल्ट है, कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्ट डिक्रीज और इंक्रीज? सीधी सी बात है बच्चों कि अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो ऑल सॉल्ट वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। देखो, यानी वाटर मॉलिक्यूल का इनके साथ जो एसोसिएशन है वो कम होता है, सीधी सी बात है। और रीजन क्या है बच्चों? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम, बेरियम की सबसे कम। तो बच्चों इन तीनों सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो जो है ऊपर से नीचे घटती है, ध्यान रखना, घटती है ना। हाँ, तो अगर आपको पूछा जाए कि MgCO3 ज्यादा सॉल्युबल होगा कि CaCO3, ऑब्वियस सी बात है MgCO3 ज्यादा सॉल्युबल होगा और CaCO3 कम होगा, है ना। चलो अभी मैं एग्जांपल करके बताता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कैटायनिक साइज, यानी बेरियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है बजाय MgCO3। सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी अपोजिट विद ईच अदर। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट है, ये सारे कार्बोनेट सॉल्ट है, ये सल्फेट सॉल्ट है और ये नाइट्रेट सॉल्ट है। ठीक है, अच्छा इनकी दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी बच्चों आयनिक साइज बढ़ने से कम होती है, सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ेगी। ठीक है, तो थर्मल यानी ये बेरियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है बजाय बेरिलियम कार्बोनेट के, यानी बेरिलियम कार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेगा। सेम टू सेम कंसेप्ट है, सॉल्युबिलिटी बच्चों ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ऊपर ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे ज्यादा होगी। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर से जस्ट अपोजिट होगा। कंसेप्ट क्लियर, ज्यादा माथा पच्चे करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों की डायगोनल रिलेशनशिप। आपको पता है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और पहले वाले में था लिथियम एंड मैग्नीशियम, है ना। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर होती है, जबकि दोनों क्या है, अलग अलग ग्रुप के और अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है। तो देखते हैं बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर आती है। तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं, 6 प्रॉपर्टी में दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज रेडियस रेशियो दोनों का लगभग सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम की तरह एसिड का अटैक प्रिवेंट कर देता है, यानी अटैक इजिली नहीं होता है। रीजन क्या है, इन दोनों के ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है ना, जैसे हमने देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसी की तरह बच्चों जो है बेरियम ऑक्साइड की एक फिल्म हो जाती है। तीसरी बात करें तो बच्चों इनके हाइड्रोक्साइड जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसा भी बोला था। ठीक है, और इस तरह के कुछ कंपाउंड बना लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो OH आयन आसानी से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। रीजन क्या बच्चों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अच्छा, अगर हम फोर्थ की बात करें तो जो इनके क्लोराइड्स हैं वो जो है बच्चों ब्रिज बनाते हैं। जैसे हम बात करेंगे AlCl3, तो बच्चों AlCl3 जो है डाइमर की होता है और BCl2 भी डाइमर की फॉर्म में होता है ना। AlCl3 कैसे होता है, 2 AlCl और इस तरह से है ना, ये देखो ये Cl है ना बीच में, और BCl2 भी बिल्कुल ऐसे होता है। तो दोनों जो है ब्रिज क्लोरीन लगाते हैं, ब्रिज क्लोराइड आयन जो दोनों में होता है। फिफ्थ की बात करें बच्चों तो बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज दे आर कोवलेंट। AlCl3 भी कोवलेंट होता है, BeCl2 भी कोवलेंट होता है। इसी वजह से दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग लीविस कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर। अच्छा, 6 की बात करें तो बच्चों इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो BF4 2- और AlF6 3- ये बन सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो दोनों की सिमिलर होती है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम के हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो
चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम आर, नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनका फॉर्मूला और इनका जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, और कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP। ठीक है, और साथ में इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, बनता कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो CO2 निकाल देगा और क्या हमें दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड विद CO2। अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाए बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर मिला दें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी स्लेक्ट लाइम बनाता है, और अगर हम CO2 ऐड कर दें तो वापस हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। ठीक है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। और प्रिपरेशन की बात करें तो अभी हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में अगर हम वाटर ऐड करें तो हमें स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, सीधी सी बात है ना। अच्छा, अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो ये एमॉर्फस पाउडर होता है, सॉल्युबल कम होता है वाटर में। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। ध्यान रखना, सेलेक्ट लाइम अलग है और लाइम वाटर अलग है, यानी सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका एक्वस सोल्यूशन, नीचे पाउडर छूट जाता है, ऊपर जो है सफेद कलर का पाउडर रहता है, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार। और बच्चों अगर हम इसको सस्पेंशन बनाए, सस्पेंशन मतलब अगर हम इसको छान ले और नीचे जो पीपीटी है उसको अलग कर दे और जो हमें पानी मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन, उसको हम बोलेंगे बच्चों मिल्क ऑफ लाइम। कुछ रिएक्शन हम इसको देखते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें पास करें तो ये बच्चों मिल्की कलर का हो जाता है। देखो, टर्न्स मिल्की कलर, मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2, लिमिटेड CO2 है ना, कुछ कम लिमिटेड CO2, तो ये लाइमस्टोन बना लेता है जिसका कलर होता है व्हाइट मिल्की कलर, है ना। लेकिन अब बच्चों अगर हम CO2 ज्यादा दें, ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका जो मिल्की कलर है बच्चों वो डिसअपियर हो जाता है। ध्यान रखना, है ना, और वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, अच्छा, अगर बच्चों इसकी हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और वाटर, इन तीनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और कई बार केवल कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ही हम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और बच्चों ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, चूना पत्थर, है ना। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम CO2 डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड को जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे, अगेन हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी पर अगर हम डिस्कस करें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, तो व्हाइट फ्लफी पाउडर होता है, ठीक है ना, और लगभग इंसॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन अगर हम इसको हीट करें, अभी मैंने डिस्कस किया था, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे करके, है ना, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, एक तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। HCl हमारे पास है, H2SO4 है, तो इनका ये सॉल्ट बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में CO2 को लिबरेट करेगा। सिंपल रिएक्शन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस इजी है। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज कई बार पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड यानी जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो है माइल्ड एब्रेसिव, इन टूथपेस्ट में भी काम आता है, ठीक है, और च्युइंग गम में भी यूज होता है, और कॉस्मेटिक्स में फिलर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है,
चोट लगने पर, हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों कैल्शियम सल्फेट के साथ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ध्यान रखना, हेमीहाइड्रेट है ना। और बनता कैसे है, जिप्सम, जिप्सम में देखो दो मॉलिक्यूल है वाटर के, दो मॉलिक्यूल है ना, तो इनको हीट करें 393 केल्विन इतने टेम्परेचर पर, देखो टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह बना लेता है, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल एट 393 केल्विन, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ केवल एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस है, बाकी जिप्सम जो है और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ही चीज है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। क्या हो कि इसको हम 393 केल्विन से ऊपर अगर हम गर्म करें, तो बच्चों अगर 393 केल्विन से ऊपर हम गर्म करते हैं तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक मॉलिक्यूल वाटर है वो भी निकल जाता है और ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हमें दे देता है। अब इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहने वाला है और इसको हम बोलते हैं बच्चों डेड बर्न्ट। तो देखो 393 के ऊपर गर्म किया तो कैल्शियम सल्फेट इट इज एनहाइड्रस फॉर्म और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो जिप्सम से पहले बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बाद में बनता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो दोनों चीजें हम जिप्सम को 393 से कम प्लास्टर ऑफ पेरिस और 393 से ऊपर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सीमेंट, ठीक है, सीमेंट सीमेंट सीमेंट। तो बच्चों सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, वहां का जो पत्थर है वो इस सीमेंट के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। सीमेंट के कंपोजिशन को आपने बहुत तरह से याद रखना, सीमेंट के कंपोजिशन को यानी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके कंपोजिशन को आपको याद रखना है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे ज्यादा 50 से 60%, फिर जस्ट हाफ कर दो सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25%, एल्यूमिना 5 से 10%, MgO, तो यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, MgO हमारे पास है 2 to 3%, नॉट 23% है, बिल्कुल ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25, ये 5 से 10, MgO 2 से 3%, और फेरिक ऑक्साइड 1 to 2% एंड सल्फर डाइऑक्साइड 1 to 2%, बस इतना ध्यान रखना आपको, है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका मेजर कंपोनेंट कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है। चलिए तो एक तो याद रखना आपको ये, दूसरा बच्चों याद रखना है कि सीमेंट कैसे बनता है, और जो बच्चों सीमेंट होता है उसको दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन होता है और दूसरा क्ले यानी सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। तो इसको बनाने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, देखिए लाइमस्टोन और क्ले को पाउडर करते हैं और मिक्स करते हैं और उसके बाद हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि कैल्शियम के सिलिकेट यानी कैल्शियम डाइसिलिकेट और कैल्शियम ये बनता है और उसके बाद कैल्शियम के एल्यूमिनेट बनते हैं, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। और उसके बाद बच्चों इसमें डाला जाता है जिप्सम, ठीक है, और उसके बाद जो हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है उसको हम बोलते हैं सीमेंट। तो इस तरह से सीमेंट बनने की प्रोसेस होती है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो उसके बाद सीमेंट जो है एक हार्ड मास का रूप ले लेता है, तो वो किसकी वजह से होता है और उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो जहां जहां मैंने ये अंडरलाइन किया उन चीजों को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। तो बच्चों पोर्टलैंड सीमेंट है उसके जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ये जो मैंने बोला था कैल्शियम के सिलिकेट यानी डाइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये 26% होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये बच्चों लगभग जो है 51% होता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये 11% होता है। तो कैल्शियम के सिलिकेट और कैल्शियम के एल्यूमिनेट के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, क्लियर, ठीक है। अब जब सीमेंट में पानी ऐड किया जाता है तो बच्चों क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यानी एनर्जी निकलती है और जो है इस प्रोसेस के दौरान एक जिलेटिनस मास बनता है, गाढ़ा हो जाता है ना, आपको मालूम है, ठीक है, जो धीरे धीरे कुछ समय बाद एक हार्ड मास का रूप ले लेता है। तो उस हार्ड मास के अंदर बच्चों किस तरह की बॉन्डिंग होगी, देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्डिंग
और सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम बॉन्डिंग, क्योंकि सिलिकेट और एल्यूमिनेट है तो SiO और SiOAl इस तरह की चेन वहां पर बन जाती है। ठीक है, तो ये सीमेंट हार्ड होने के बाद इस तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर। अब देखो बच्चों, सीमेंट के जो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इट सेट्स क्विकली एंड डेवलप ए कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। जो हार्ड होता है वो इसी की वजह से होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद बच्चों डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है सेट स्लोली होता है और डेवलप ए एपिसेबल स्ट्रेंथ आफ्टर ए मंथ। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल्दी सेटल होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट देर में सेटल होता है। ठीक है, अच्छा अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की हम बात करें तो इंस्टेंटेनियसली इन द ऑफ वाटर जल्दी सेट हो जाता है। और बच्चों जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम। ठीक है, तो बच्चों जिप्सम का क्या काम करता है, ये स्लो डाउन करता है उसकी सेटिंग प्रोसेस को। सीमेंट की जो सेटलिंग होती है उसको जो है स्लो डाउन करता है सो दैट इट गेट सफिशिएंटली हार्डेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम के 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम है। एक तो बच्चों जो एंजाइम होते हैं उनमें मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर काम करता है। दूसरा है बच्चों क्लोरोफिल, आपने सुना होगा है ना, जो कि प्लांट में सिंथेसिस करवाता है, उसमें जो है मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये 2 काम है मैग्नीशियम के। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो बहुत सारे रोल है, बहुत सारे। हमारे जो बोन ऑन टीथ है वो लगभग कैल्शियम की बनी होती है। बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और बच्चों कैल्शियम जो है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन यानी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नर्व सिग्नल ट्रांसफर है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की जो इंटेग्रिटी है उसको जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपने ब्लड कोआगुलेशन के बारे में सुना होगा, वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और बच्चों जो हमारा कैल्शियम है वो मोस्ट ऑफ कहां होता है, प्लाज्मा में होता है। और प्लाज्मा से ही बोन और टीथ में वो कैल्शियम ट्रांसफर होता है। यानी बोलने का मतलब है कि प्लाज्मा कैल्शियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लाज्मा कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन्स। और दोनों ही हार्मोन जो है कहां से रिलीज होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड से। ठीक है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंट रोल है। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास एस ब्लॉक का सेकंड लेक्चर यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।